दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं रात 9 बजे का सबसे भरोसेमंद टीवी शो जनहित। वोटर लिस्ट संशोधन के बहाने बिहार में कल से महागठबंधन शक्ति प्रदर्शन के लिए सड़क पर उतरने जा रहा है। राहुल गांधी के नेतृत्व में महागठबंधन के नेता पद यात्रा शुरू करने जा रहे हैं और कल ही चुनाव आयोग ने दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। माना जा रहा है इसमें चुनाव आयोग राहुल गांधी के लगाए गए वोट चोरी के आरोपों पर जवाब दे सकता है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव साथ मिलकर वोट अधिकार यात्रा पर निकलने वाले हैं। इसकी शुरुआत भोजपुर रीजन के सासाराम से होने जा रही है। यात्रा में महागठबंधन के बाकी दलों के नेता भी शामिल होंगे। पार्टी के दावे के मुताबिक 16 दिनों में राहुल की ये पूरी यात्रा 1300 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली है और इसमें एक एक करके जानकारी दे देते हैं आखिर वो कौन कौन से जिले हैं। आप देखिए, इसमें है रोहतास, औरंगाबाद, गया, शेखपुरा, मुंगेर, कटिहार, पूर्णिया, सुपौल, दरभंगा, सीतामढ़ी, पश्चिमी चंपारण और पटना जिले से होते हुए ये यात्रा आगे की ओर बढ़ेगी। ये हम अलग अलग जिलों के यानी कि तकरीबन बिहार के हर हिस्से को कवर करते हुए ये यात्रा आगे की ओर बढ़ेगी। 20, 25 और 31 अगस्त को यात्रा में विश्राम होगा और उसके बाद फिर 1 सितंबर को पटना में बड़ी रैली का आयोजन होगा। वोट अधिकार यात्रा को लेकर महागठबंधन के नेता बेहद उत्साहित हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी बिहार का माहौल खराब करने के लिए चुनावी मैदान में जा रहे हैं। राहुल गांधी जी और हम सब लोग वोटर अधिकार यात्रा में जनता के बीच जाएंगे, वोटरों के बीच जाएंगे, उनको जागरूक करेंगे कि वोट की रक्षा हम लोगों को करनी है। ऐतिहासिक यात्रा होगी और हमको लगता है कि इसमें पूरे बिहार के 14 करोड़ जो मतदाता हैं, इन सब का आशीर्वाद और सहयोग मिलेगा। हम फैला के जनता का वोट नहीं बना सकते। हम लोग शाहबाद की धरती पर बैठे हुए हैं, तो यहाँ वोट की चोरी की बात करना और भी उस जगह से बात करना जहाँ पे कांग्रेस जीती हुई है, इससे बड़ा फर्जीवाड़ा क्या हो सकता है। इस फर्जीवाड़े को खत्म करने की जिम्मेदारी मीडिया की भी। आप लोग सवाल पूछेंगे ना कि राहुल जी क्या करने आए हैं। अब इस यात्रा के जरिए किसको मिलेगा सियासी फायदा, क्या रहेगी स्थिति, हर एक जानकारी खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। जनहित में अब बात करेंगे उस विवाद की जो एनसीईआरटी के नए मॉड्यूल पर छिड़ गया है। एनसीईआरटी के नए मॉड्यूल के मुताबिक 1947 में देश के विभाजन के मुख्य रूप से 3 विलन थे। अब आप भी जानना चाह रहे होंगे कि आखिर वो कौन से चेहरे हैं, भारत के बंटवारे के वो कौन कौन खलनायक थे। आपको बताएं उसके पहले ये जान लें कि इस पर बीजेपी और कांग्रेस में जबरदस्त सियासी संग्राम शुरू हो गया है। दोनों पार्टियां एक दूसरे को गद्दार ठहराने में जुट गई हैं। एनसीईआरटी के मॉड्यूल पर पक्ष और विपक्ष की जुबानी जंग सुनाने के पहले देखिए इस विवाद की असली जड़ या यूं कहें कि पटकथा क्या है। एनसीईआरटी के एक स्पेशल मॉड्यूल एनसीईआरटी ने जारी किया है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 18 पेज की इस कुंजी के पेज नंबर 9 पर विभाजन के दोषियों का जिक्र है। इस मॉड्यूल में जो लिखा है उसका सबसे अहम हिस्सा मैं आपके सामने रखती हूं। इसमें लिखा गया है 1947 में भारत का विभाजन किसी एक व्यक्ति का कार्य नहीं था। यद्यपि लॉर्ड माउंटबेटन ने इसे अंतिम रूप देने और लागू करने में निर्णायक भूमिका निभाई, पर वो विभाजन का कारण नहीं थे, किंतु उन्होंने जल्दबाजी और पहले से महत्वपूर्ण इंतजाम कर लेने के प्रति लापरवाही की। उसके कारण भारत का विभाजन एक अभूतपूर्व त्रासदी बन गया जिसमें लाखों लोगों की जान गई। ऐतिहासिक दृष्टि से भारत विभाजन के लिए 3 तत्व जिम्मेदार बताए गए हैं। इसमें जिक्र है मॉड्यूल जिसका वर्णन हम कर रहे हैं, मोहम्मद अली जिन्ना जिन्होंने इसकी मांग की, दूसरा कांग्रेस पार्टी जिसने इसे स्वीकार किया और तीसरा माउंटबेटन जिन्होंने औपचारिक रूप से इस पर अमल किया। इस मॉड्यूल में जिन्ना, नेहरू, पटेल और माउंटबेटन के बयानों का भी जिक्र किया गया है। जुलाई 1947 के एक भाषण से नेहरू जी को कोट करते हुए लिखा गया है, हम ऐसे मोड़ पर आ पहुंचे हैं जहां या तो हमें विभाजन स्वीकार करना होगा या निरंतर झगड़े और अराजकता का सामना करना होगा। विभाजन बुरा है, परंतु एकता की कोई भी कीमत गृह युद्ध की कीमत से कहीं कम होगी।
आपको बता दें कि मोदी सरकार में हर साल 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाना शुरू किया गया, जिस पर अब एनसीईआरटी ने 6ठी से 8वीं और 9वीं से 12वीं क्लास के लिए बंटवारे पर 2 नए मॉड्यूल जारी किए हैं। स्पेशल मॉड्यूल कोर्स का हिस्सा नहीं होते, ये सप्लीमेंट्री मटेरियल होता है जो किसी खास टॉपिक को बच्चों को समझाने के लिए तैयार किया जाता है, जिस पर अब बीजेपी और कांग्रेस पार्टी में तलवारें तन गई हैं। इतिहास के अगर सबसे बड़े विलेन कोई हैं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। गए थे अडवाणी जी जिन्ना की मजार पर। सबसे पहले दर्द हुआ है तो राहुल जिन्ना पार्टी को हुआ है। विभाजन क्यों हुआ? ये किसकी नाकामी, किसकी गलती थी? ये तो हमेशा हिस्ट्री बदलने की आदत तो शुरू से आरएसएस बीजेपी की रही है। आप सिलेक्टिव चीजों को पढ़ाएंगे, माने आपके जो आइडियोलॉजिकल हेड है ऐसा बना देते कि जैसा वो बिल्कुल वो दूध के धुले हुए हैं। उस समय निर्णय लेने का अधिकार किसके पास था? निर्णय को प्रभावित करने का अधिकार किसके पास था? कांग्रेस का नेतृत्व उस समय हथियार डाल चुका था और विभाजन को अपनी एक नियति के रूप में स्वीकार कर दिया। आगे बढ़ते हुए अब खबर उस सवाल के साथ जो कई दिनों से देश के मन में है, कौन बनेगा देश का अगला उपराष्ट्रपति? इस सवाल का जवाब कल हमें मिल सकता है। कल शाम बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक होने वाली है। माना जा रहा है इस बैठक में बीजेपी उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार का नाम फाइनल कर देगी। वैसे तो बीजेपी चौंकाने के लिए ही जानी जाती रही है। पहले भी कई मौकों पर देश को सरप्राइज करने का काम पार्टी कर चुकी है। ऐसे में फाइनल नाम का पता कल ही चलेगा। अभी जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक 2 नाम रेस में हैं। एक नाम कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत का है और दूसरा नाम गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत का। इन दोनों नामों में गहलोत का नाम भारी नजर आता है। थावरचंद गहलोत मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। थावरचंद गहलोत दलित समाज से आते हैं। 4 बार लोकसभा के सांसद रह चुके हैं। मोदी के पहले कार्यकाल में गहलोत मंत्री भी थे। 77 साल के गहलोत अगर उपराष्ट्रपति बनते हैं तो फिर देश के 2 शीर्ष संवैधानिक पदों पर आदिवासी और दलित एक साथ पहली बार बैठेंगे। एबीपी न्यूज को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कल उम्मीदवार तय हो जाएगा और फिर 20 या 21 अगस्त को नामांकन होगा। बीजेपी की तैयारी इस नामांकन के दौरान शक्ति प्रदर्शन की है। इसके लिए एनडीए के तमाम बड़े नेताओं को बुलाया जाएगा। सहयोगी दल के नेता नामांकन के प्रस्तावक होंगे। तो अब देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि क्या बनती है परिस्थिति और किसके नाम पर आखिरी मोहर लगा दी जाती है। खबरों में आगे बढ़ते हुए जनहित स्पेशल में अब बात हम करने जा रहे हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, जहां पर कुदरत का कहर ऐसा बरपा है कि खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में चप्पा चप्पा कब्रिस्तान जैसा मंजर है। सबसे ज्यादा तबाही खैबर पख्तूनख्वा के बुनेर जिले में मची है, जहां बादल फटने के बाद ऐसा सैलाब आया कि 8 से 10 क्विंटल वजनी कारें कागज के खिलौने की तरह बहने लगी। तस्वीरों में आप देख रहे हैं सफेद और लाल रंग की कार तूफानी धारा में बहती चली जा रही है। इस डरावने दृश्य को अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे आदमी की चीख निकल गई। वो ऊपर वाले से पाकिस्तानियों पर रहम की भीख मांगते सुने गए। वहीं दूसरा वीडियो आप देखिए, खैबर पख्तूनख्वा या पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से कहीं का ये बताया जा रहा है। अचानक आई बाढ़ में कार सवार फंसा तो उसकी जान अटक गई। मौत करीब थी तभी कुछ लोग फरिश्ते की तरह आए और खुद को जोखिम में डालकर प्रचंड रफ्तार से बहते पानी से कार सवार को किसी तरह मशक्कत करने के बाद बाहर निकाला। पाकिस्तान में हालात कितने खराब हो चुके हैं उसकी एक और वीडियो गवाही दिखा देते हैं। मोहल्ले के अंदर सड़क के ऊपर इतना पानी बह रहा है कि घरों की एक मंजिल इसमें समा चुकी है। पानी का वेग इतना प्रचंड है कि उफनती लहरों की आवाजें डरा रही हैं। पाकिस्तान में सैलाब का सितम बेहद खौफनाक है। हाहाकारी बाढ़ की जद में आकर तमाम पुल ध्वस्त हो रहे हैं, सैलाब में समा रहे हैं। सबूत आपके सामने है। अब जब लोगों की आंखों के सामने ये पुल सैलाब के साथ बह गया। खैबर पख्तूनख्वा की हालत इतनी पस्त है कि लोग घरों में कैद हो चुके हैं। सड़कों पर पानी का कब्जा है। तमाम गाड़ियां जहां तहां अटकी पड़ी हैं। खैबर पख्तूनख्वा की स्वात घाटी
बाढ़ से बर्बादी की कगार पर है। यहाँ तमाम घर, दुकान, स्कूल बाढ़ में बह चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा के बुनेर और स्वात के हालात सबसे ज्यादा बुरे हैं। तमाम बस्तियां नदी की परिधि में समा चुकी हैं। यहाँ के मिंगोरा इलाके में एक प्राइवेट स्कूल के बच्चे अचानक आई बाढ़ में फंस जाते हैं तो उन्हें सुरक्षित निकालने में स्थानीय लोगों और प्रशासन के पसीने छूट जाते हैं। अब आप सैलाब से पस्त पाकिस्तान में मची तबाही की 8 तस्वीरों को एक साथ देखिए। कहीं भारी भरकम गाड़ियां बह रही हैं, कहीं सड़क पर आई अचानक बाढ़ से मौत के भंवर का मंजर है। शहर शहर और गांव-गांव, घर घर पानी में डूबे हुए हैं। कहीं पुल बह रहा है तो कहीं स्कूली बच्चों की जान संकट पे फंसी है। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि पाकिस्तान की सूबाई और संघीय सरकार भी पूरी तरह से लाचार, बेबस है। क्लाउड बर्स्ट की वजह से और इसके अलावा बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से जो बहुत ही भयानक किस्म के सैलाबी रेले आए हैं और साथ साथ हजारा रीजन के अंदर लैंडस्लाइड्स हुई हैं। बहुत ज्यादा हमारे लोग शहीद हुए हैं उसके अंदर और जख्मी भी हुए हैं। रेस्क्यू करने के लिए जो 2 हेलीज हमारे सूबाई हुकूमत के काम कर रहे हैं। सूबाई हुकूमत जो है अपनी आवाम के साथ खड़ी है। ये कुदरती आफत है। पाकिस्तान में जो पिछले चंद घंटों में और पर्टिकुलरली जो इस वक्त सैलाब की वजह से जो तबाहकारियां हुई हैं और हमारे बहुत ही मासूम बहन भाई करीबन 260 के करीब शहीद हो चुके हैं और काफी नुकसानात हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बाढ़ से कितनी भारी तबाही मची है, देखकर आपका दिल दहल जाएगा। यहां सैलाब का क्रोध थोड़ा शांत हुआ तो अब पूरा इलाका किस तरह से नजर आ रहा है, तस्वीरें आपके सामने हैं। मलबे और जमींदोज घरों से एक साथ दर्जनों लाशें निकल रही हैं। इन तस्वीरों को देखकर किसी की भी आह निकल जाए। एक साथ बुनेर इलाके से इतने शव निकले हैं। अब तक इन सबको दफनाने की तैयारी चल रही है। खैबर पख्तूनख्वा और पीओके में 340 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में ही अकेले शुक्रवार को 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। खैबर पख्तूनख्वा में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो गया। ऐसे में इस पर सवार 5 लोगों की अफसोसनाक मौत हो गई। पाकिस्तान के इस प्रांत में अब तक करीब 100 घर भी पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। मौजूदा हालात को देखते हुए खैबर की सरकार ने 31 अगस्त तक इमरजेंसी लगा दी है। पाकिस्तान में 2 जून से अब तक खराब मौसम की वजह से 540 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इसके पहले 2022 में पाकिस्तान में मानसून की मार के कारण 1700 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, जबकि 11 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपए से उसे ज्यादा का नुकसान हुआ था। कुदरत का कहर हिंदुस्तान में भी है, देश में भी। 14 अगस्त को जम्मू कश्मीर के चशौटी में बादल फटा और चशौटी का आधा हिस्सा मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। मलबे के बारूद में चशौटी समाया हुआ है। इस मलबे से 50 से ज्यादा शव निकाले जा चुके हैं और ना जाने कितने और शव अभी इसी मलबे में दफन हैं। विपरीत परिस्थितियों में रेस्क्यू टीम ऑपरेशन में जुटी हुई है। लापता लोगों के परिजनों के सब्र का बांध वहीं टूटने लगा है। 1, 2, 3, 4, 5 1 दर्जन से ज्यादा जेसीबी के जरिए चिसोती में राहत बचाव का काम चल रहा है। मलबे को हटाकर रेस्क्यू का ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लगातार यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 60 से ज़्यादा लोग अब तक इस हादसे में मारे जा चुके हैं और अब बॉडीज़ रिट्रीव करने का यहां पर काम जो है बहुत तेज़ी से चल रहा है। किस तरह से यहाँ पर बॉडीज़ रिट्रीव हो रही हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पर बॉडीज़ को लाया जा रहा है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के ये जवान हैं जो बॉडीज़ ला रहे हैं। एक वैकल्पिक पुल बनाया गया है, यहाँ से इस बॉडी को लाया जाएगा और जिसके बाद इसे जो है यहाँ किश्तवाड़ के ज़िला अस्पताल ले जाया जाएगा। गुरुवार की दोपहर को इसी चिसोती में तबाही आई थी। लंगर में भोजन कर रहे सैकड़ों लोग बह गए थे। मलबे की इन तस्वीरों को देखकर आप बर्बादी का अंदाजा लगा सकते हैं। घरों में अब भी 3 से 4 फीट मलबा भरा हुआ है। अब भी दर्जनों लोग लापता हैं। उनकी खोजबीन की जा रही है, लेकिन जिन लोगों के अपने मिल नहीं रहे वो गुस्से में हैं, नाराज हैं, सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं। हैप्पी सिंह के परिवार के 13 लोग लापता हैं।
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जब स्पॉट पर पहुंचे तो हैप्पी ने सीएम से शिकायत की, रेस्क्यू में लापरवाही का आरोप लगाया। आप आए, मेरी सुनो सर, आप अपनी नहीं सुनाओ, आए हमारी सुनो। 20 जेसीबी आई है, 2 जेसीबी काम कर रही है, ये देखो जेसीबी नीचे आप जाओ, आप आए जेसीबी स्टार्ट हुई नीचे वाली, तब से हम सुबह से हम कल से देख रहे हैं 2 जेसीबी काम कर रही है। जो मिनिस्टर आ रहा है ये 2 भी बंद करवा के पहले अपना इंटरव्यू दे रहे हैं पैसों के चक्कर में। कुछ नहीं रुकेगा, कुछ नहीं, हमें सर कुछ नहीं चाहिए, आप अपने घर में ले जाओ, हमें डेड बॉडी दे दो। जिन्होंने अपनों को खोया है या जिनके अपने मिल नहीं रहे, उनका दर्द स्वाभाविक है। हैप्पी जैसे कई लोग हैं जो परिवार वालों की तलाश में मलबा हटने का इंतजार कर रहे हैं, भटक रहे हैं, उम्मीद भरी नजरों से निहार रहे हैं, शायद किसी का कोई अपना मिल जाए। जी सर, 6 लोग मिसिंग हैं हमारे घर के। ये मैं उनकी पिक दिखा रहा हूँ आपको। ये परसों से जो है ना, ये है, ये है बच्चा, ये हमारे 6 मेंबर जो है ना मिसिंग हैं। हम कल परसों से मिसिंग है। ये आपके लोग हैं जो मिसिंग हैं? मेरे लोग हैं, ये मेरी मिसेज है, 2 मेरी बेटियां हैं, एक मेरे सिस्टर इन लॉ है, सभी मिसेज हैं, और मेरे 5 मेंबर मिसिंग है अभी। चिसोती में हरे रंग के इस मकान का हिस्सा भी 14 अगस्त को सैलाब की चपेट में आ गया। बताया जा रहा है कि जब कुछ श्रद्धालु मचैल माता के दर्शन करने चिसोती आ रहे थे तो अचानक आए सैलाब से बचने के लिए यहाँ शरण ली, लेकिन सैलाब इस घर को भी बहा ले गया। दो मामे थे साथ में, ये दोनों मामियाँ थी, ठीक है, एक उनकी लड़की थी, तो एक इनकी माँ थी। हाँ, ये और भी आदमी थे गांव के, तो 14 बंदे थे, बाकी चले गए हैं। तो यही 4 मिसिंग हैं, 4 बंदे मिसिंग हैं। आपको कैसे पता लगा कि ये इस मकान में? ये लड़की जो यहाँ से गई है ना उधर, उसने बताया कि हम सारे इकट्ठे इसी दुकान में थे। 60 से ज्यादा शवों को मलबे से निकाला जा चुका है। सीएम उमर अब्दुल्ला की माने तो अभी रेस्क्यू ऑपरेशन ने आधा ही मुकाम हासिल किया है। 70 से 80 लोगों के दबे होने की आशंका है। 70 से 80 के आसपास ये नंबर थोड़ा बहुत बदलेगा, लेकिन जो लोग मुझे ये कहते हैं कि 500, 1000 वगैरह, मुझे नहीं लगता है नंबर वहाँ तक पहुँचेगा। लेकिन फिलहाल 80 भी हैं तो बहुत है, 80 भी बहुत ज़्यादा है। रेस्क्यू टीम के सामने चुनौती बड़ी है। चिसोती तक जेसीबी को मुश्किल हालात में पहुंचाया गया। जेसीबी चलाने के लिए पेट्रोल भी काफी दूर से लाना पड़ रहा है और मलबा कई फीट ऊंचा है, जिससे ये चुनौती किसी पहाड़ से कम नहीं है। सर मुझे तो हो गए कम से कम 24 साल मशीन चलाते हुए, मगर पहली बार इतना मुश्किल ऑपरेशन देख रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े पहाड़ आए हैं, बड़े बड़े पत्थर आए हैं, बहुत पेड़ आए हैं, क्योंकि छोटी मशीनें दिक्कत हो रही हैं उनको हटाने में। अब बड़ी मशीनें लाई गई हैं, उनको हटाने के लिए लोगों को जो दबे हुए हैं मलबे में उनको निकालने के लिए। तो आज 2-3 दिन से लगातार काम चल रहा है और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि बंदा जो भी है वो निकले, ताकि उनके परिवारों को थोड़े हो जाए। चिसोती में एक तरफ लापता लोगों की खोजबीन जारी है तो दूसरी तरफ मचैल माता मंदिर में फंसे श्रद्धालुओं को भी वापस भेजा जा रहा है। 14 अगस्त को आई आपदा का सैलाब तो निकल गया है, लेकिन अब वीरान वादियां लापता लोगों के परिजनों के आंसुओं के सैलाब से गमगीन हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात अब महाराष्ट्र में इन दिनों हो रही मूसलाधार बारिश की। मौसम की मार के चलते मुंबई सहित महाराष्ट्र के कई शहरों में हाल बेहाल हैं। सबसे बुरी स्थिति संभाजी नगर की है, जहां बारिश ने तमाम सरकारी सिस्टम को फेल कर दिया है। बारिश का पानी शहर के सैकड़ों घरों में भर गया है और दर्जनों गाड़ियां पानी में डूबी हुई हैं। भारी बारिश के बाद पानी में गोती लगाती गाड़ियां और सड़क पर सैलाब की शक्ल में बहता बारिश का पानी। तस्वीरें महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर जिले की है, जहां मूसलाधार बारिश ने पूरे सिस्टम की पोल खोल कर रखी। संभाजी नगर में बीती रात लगातार हुई बारिश की वजह से शहर के कई इलाकों में पानी भर गया। कई घंटे तक हुई बारिश के चलते निचले इलाके चिखल थाना क्षेत्र में इतना पानी जमा हो गया कि इलाके के सैकड़ों घर कई फीट पानी में डूब गए, जिसके बाद देर रात तक नगर निगम के कर्मचारी इलाके से पानी निकालने के काम में जुटे रहे। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश की आशंका पहले से ही जताई गई थी, लेकिन किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि आसमान से इतना पानी गिरेगा कि बाढ़ जैसे हालात पैदा हो जाएंगे।
रात भर हुई बारिश के बाद पानी निकासी का इंतजाम न होने से इलाके में इतना पानी जमा हो गया कि घरों के सामने खड़ी गाड़ियों ने करीब करीब पूरी तरह से जल समाधि ही ले ली थी। महाराष्ट्र में कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते संभाजी नगर में ही नहीं, मुंबई, नवी मुंबई, पालघर समेत कई और जगहों पर पानी निकासी की सही व्यवस्था न होने से जल भराव के हालात हैं और इसके चलते जनता का बुरा हाल। आगे बढ़ते हुए अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख करेंगे। बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई मुलाकात की। इस ऐतिहासिक मुलाकात पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई थीं। हालांकि युद्ध विराम को लेकर ट्रंप और पुतिन के बीच अलास्का में हुई मुलाकात बेनतीजा खत्म हो गई, बेनतीजा रही। लेकिन ट्रंप और पुतिन के बीच हुई बैठक के बावजूद शांति की उम्मीदें अब भी बरकरार हैं, क्योंकि अब इस मुद्दे पर ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की मुलाकात होने वाली है। तस्वीर नंबर 1, डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुस्कुराते हुए अमेरिका की जमीन पर खड़े रूसी राष्ट्रपति पुतिन। तस्वीर नंबर 2, आसमान से पुतिन को सलामी देता हुआ अमेरिका का सबसे घातक लड़ाकू विमान। तस्वीर नंबर 3, अपने काफिले के बजाय अमेरिकी राष्ट्रपति की कार में ट्रंप के साथ पुतिन की सवारी। तस्वीर नंबर 4, यूएस एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों से स्कॉट करके अमेरिका से पुतिन की विदाई। तस्वीरें रूस से करीब 90 किलोमीटर दूर अमेरिका के अलास्का प्रांत की राजधानी एनकरेज की हैं। वो जगह जहां दो वर्ल्ड लीडर्स ट्रंप और पुतिन के बीच मीटिंग में रूस यूक्रेन युद्ध विराम पर कोई फैसला तो नहीं हो पाया, लेकिन इस ऐतिहासिक मुलाकात ने दो सिरों पर खड़ी दुनिया की दो महाशक्तियों के बीच की दूरियों को कम जरूर कर दिया। और अब आज का जनहित मंत्र, जन्माष्टमी विशेष। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस श्लोक का अर्थ है सज्जनों के उद्धार के लिए, पापियों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए भगवान हर युग में प्रकट होते हैं। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।